बात अब राजीव गांधी के हत्यारों पर मचे घमासान की करेंगे, क्योंकि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई मामले पर लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी उन्हें मिली है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरकार पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए भी फैसला लेगी और अपनी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करेगी। आज अगर तमिलनाडु के गवर्नमेंट डायरेक्टली अगर होम मिनिस्टर को लिख के जो लोग राजीव गांधी जी के मर्डर केस में इन्वॉल्व थे और वो ऑलरेडी कन्विक्ट हो गए हैं, अगर उनको बाय कोर्ट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। अध्यक्ष महोदया जी, मैं सबसे पहले राष्ट्रपति जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से न सिर्फ सदनों को लेकिन देश और दुनिया को भारत का गौरव, भारत की गरिमा, भारत की उत्तम विकास यात्रा और विश्व की भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं वो भारत के सामान्य मानवी की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ति करने के प्रयास, उसका एक विस्तार से बयान आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनके प्रति आदरपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ। सदन की इस महत्वपूर्ण चर्चा में कई आदरणीय सदस्यों ने अपने अनुभव का, अपने विचारों का लाभ सदन को और देश को पहुंचाया है। आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री वेंकैया नायडू जी, मीनाक्षी लेखी जी, हरसिमरत कौर जी, श्री पी नागराजन जी, श्रीमान सौगत राय, श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, श्रीमान जितेंद्र रेड्डी जी, मोहम्मद सलीम जी, सुप्रिया सुले जी, मुलायम सिंह जी यादव जी, राहुल गांधी जी, अनुप्रिया पटेल जी, श्री रियो जी, श्री ओवैसी जी, कई वरिष्ठ आदरणीय महानुभावों ने अपने विचार रखे हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि इस विचार को उन्होंने, इस चर्चा को सशक्त बनाने में, सुरेख बनाने में अपना योगदान किया है। मैं आज इस सदन में हम सभी सांसदों की तरफ से स्पीकर महोदय का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण में संसद की कार्यवाही किस रूप में चलनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी अपेक्षाएं व्यक्त की गई है। और ये अच्छी बात है कि हमने अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। और राष्ट्रपति जी हमारे संवैधानिक व्यवस्था के सबसे बड़े पद पर हैं और उनकी सलाह हमने अवश्य माननी चाहिए। और मैं स्पीकर महोदय का विशेष रूप से इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में उन्होंने कई नए इनिशिएटिव लिए हैं। उन्होंने जो श्री योजना प्रस्तुत की है, स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव, हम सभी सांसदों को अलग अलग विषयों पर रिसर्च मटेरियल मिले, हम लोगों का प्रबोधन हो। एक अच्छा प्रकल्प आपके द्वारा चल रहा है और वो संसद को
क्वालिटेटिव चेंज लाने में उपयोगी होगा। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अगले 5 और 6 मार्च को पूरे देश के इलेक्टेड वीमेन मेंबर्स को असेंबली एंड लोकसभा उनका एक सर्वदलीय सम्मेलन की घोषणा की है, रचना की, और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी समेत सभी महिला लीडर्स का उसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में आपका एक अहम कदम है, और मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के संसदीय गतिविधि के साथ एक अच्छा कदम आपने उठाया है और सभी दलों ने सहयोग किया है। सबसे बड़ी बात है कि सभी दल के विमेन सांसद मिलकर के इसको कार्य योजना बना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल इसका तैयार हुआ है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार से बीपीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो नए हमारे सांसद चुन करके आए हैं उनके लगातार प्रशिक्षण, उसमें भी काफ़ी अच्छा आपके द्वारा काम का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सदन बहस के लिए होता है। हम देख रहे हैं कि देश पिछले दिनों सदन में जो हुआ उससे बहुत पीड़ित भी है, चिंतित भी है। और जब सदन नहीं चलता है तो सत्ता पक्ष का नुकसान तो बहुत कम होता है, देश का नुकसान बहुत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सांसदों का होता है, उसमें भी विपक्ष के सांसदों का होता है, क्योंकि उनको जनता की आवाज उठाने से रोका जाता है। और इसलिए संसद में कितने ही विरोधी विचार क्यों ना हो, कितने ही नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रकट होना ये आवश्यकता है। सदन एक ऐसा फोरम है जहां तर्क रखे जाते हैं, जहां तीखे जवाब दिए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार पर सवाल किए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार को अपना बचाव करना होता है, अपने पक्ष में सफाई देनी होती है। बहस के दौरान किसी को बख्शा नहीं जाता और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे और साथ ही साख भी बना पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। राष्ट्रपति जी की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने लंबे अरसे तक इस प्रक्रिया में भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं और उन लोगों के साथ बिताए हैं कि जिनसे ज्यादा अपेक्षा बहुत स्वाभाविक है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में मौजूद सभी दलों को अहम बिल पास कराने में मदद का न्योता देता हूं। और जब मैं इस सदन कहता हूं मतलब दोनों सदन। ये बिल लोगों के लिए है। ये बिल इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से दलालों को खत्म किया जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि जमीनी स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके।
ये बिल इसलिए है ताकि योजनाओं में आम जनता की भूमिका बढ़ाई जा सके, सामाजिक न्याय में, विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। ये बिल इस लोकतंत्र की बुनियाद को मदद करने के लिए है। ये भी नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा, ये भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा है और हमने बड़ों की बात माननी चाहिए। प्लीज गुस्सा नहीं करते। सदन को रोकने के संबंध में कुछ बातों की चर्चा जरूरी लगती है। हमारे भूतपूर्व स्पीकर और यहाँ कुछ महानुभाव हैं जिनके वो गाइड एंड फिलोसोफर रहे लंबे अरसे तक, श्रीमान सोमनाथ चटर्जी। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर जिनके बारे में धारणा होती है कि वे महत्वपूर्ण है, सदन की बैठकों को रोकना पूरी तरह काउंटर प्रोडक्टिव है। दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों में यह विचार पनपा है कि संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने और अंततः संसद को समय से पहले स्थगित करा देने से उस विषय का या मुद्दे का महत्व साबित हो जाएगा जिस पर विभिन्न पार्टियां विरोध कर रही हैं। संसद के कार्यों को बाधित करने को अगर देश के लोगों के खिलाफ युद्ध जैसा नहीं भी माने तो कम से कम संसदीय प्रणाली में आस्था की कमी तो मानना ही चाहिए। दुर्भाग्य से लगभग सभी राजनीतिक दल और यहां तक कि जो छोटे दल हैं उनका भी ऐसा ही विश्वास और नजरिया दिखाई दे रहा है। ये चिंता श्रीमान सोमनाथ जी ने भी सभी सदस्यों के सामने प्रकट की है। मैं एक और बात को आज कहना चाहता हूं सदन चलने के संबंध में। यहां हम संसद में जो भारत की सॉवरेनिटी अथॉरिटी है, भारत की सॉवरेन अथॉरिटी है, भारत के शासन की जिम्मेदारी लेकर आए हैं। निश्चित रूप से इस सॉवरेन बॉडी का सदस्य होने से बड़ी जिम्मेदारी और बढ़िया सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह इस देश की विशाल जनसंख्या की नियति के लिए जिम्मेदार है। ये सदन हम में से सभी को अगर हमेशा नहीं तो जीवन में कभी न कभी जिम्मेदारी का यह बड़ा एहसास जरूर हुआ होगा, और जिस डेस्टिनी के लिए हमें बुलाया गया है उसे हमने महसूस जरूर किया होगा। हम इस योग्य है या नहीं वह अलग मामला है। अतः इन 5 वर्षों के दौरान हम अपने कार्यों में न केवल इतिहास के किनारे खड़े रहें बल्कि कभी कभी हम इतिहास बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल हुए। ये बात सांसदों के संबंध में इतनी ऊंची कल्पना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में व्यक्त की थी। तब तो हम में से कोई नहीं थे, हम में से कोई नहीं था उस समय भी ये चिंता हम में से, और हमारे दल के तो कोई नहीं थे
उस समय ये बात आपने कही थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देश को जानना जरूरी है कि इसी लोकसभा में हो हल्ले के बीच आपकी दृढ़ता के कारण, आपके उच्च मनोबल के कारण कुछ बिल पास हुए, लेकिन वे आगे नहीं पहुंच पाए। नेशनल वाटरवे बिल, हमारे यहां जल शक्ति का कितना सामर्थ्य है, कितना उपयोग है, पानी बह रहा है, उसके लिए सरकार एक योजना लेकर के काम करना चाहती है। उसको रोक करके देश का क्या भला कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा है, उसी प्रकार से व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, ये वो विषय है जो हम सिटीजन सेंट्रिक कह सकें, हम जागरूक नागरिकों के अधिकारों की बात कह सकें, और इसलिए उसको रोकने के पीछे मुझे कोई तर्क नजर नहीं आता है। जीएसटी भी हम कल से सुन रहे हैं, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। ये भी तो आप ही का है, जीएसटी बिल आप ही का है, और उसको रोका जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, ये कौन कंज्यूमर है, उससे रोका गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हम सोचें कि राष्ट्रपति जी हमारे संविधान के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनकी सलाह हम जरूर मानेंगे। और जब मैं संसद की बात कर रहा हूं तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से भी मेरे कुछ विचार रखना चाहता हूं। एक पहली बार सदन में आए हुए एक सांसद के विचार हैं, एक प्रधानमंत्री के विचार के रूप में न लिया जाए, लेकिन हो सकता है शायद ये चीजें काम आ जाए। थैंक यू, थैंक्स। मुझे बहुत प्रमाण पत्र 14 साल से मिल रहे, एक और से ही। मैं आपका बहुत आभारी हूं और सर झुका करके आपका आदर करता हूं। मेरा एक सुझाव है, आपने 5 और 6 के तो एक अच्छा कार्यक्रम की रचना की है। इस बार 8 मार्च को हमारा सदन चलता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस समय का 8 मार्च का जो एजेंडा है वही रहे, लेकिन हम तय कर सकते हैं क्या कि 8 मार्च को सिर्फ हमारे वीमेन मेंबर ही बोलेंगे। हम हमारी संसदीय गतिविधि उसी प्रकार से उसी प्रकार से हम बहुत समय, हमारे समय ऐसा था, आपके समय ऐसा है, आप ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये हम करते रहते हैं। और देश को अब हमारे विषय में पूरा पता है, इसलिए देश को कोई तकलीफ नहीं। हम सब कौन हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या सोचते हैं, देश पूरी तरह जानता है। लेकिन क्या, मैं सभी वरिष्ठ महानुभाव से मार्गदर्शन चाहूंगा कि क्या हम वर्ष में 2 सत्र के समय या एक सत्र तय करें। उस पूरे सत्र के दरमियान एक वीक ऐसा हो कि जिस वीक में सिर्फ जो फर्स्ट टाइमर एमपी है उन्हीं को बोलने के लिए निमंत्रित किया जाए।
इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, लेकिन हमें एक ताजगी भरी हवा इस सदन में विचारों की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। और मुझे भरोसा है, मैं जानता हूं जिस प्रकार से आपके कार्यक्रम में ये जो नए एमपी रुचि ले रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि उनको अवसर देना चाहिए। वे देश के लिए बहुत सी चीजें नई हमारे सामने रख सकते हैं, उस पर हम कुछ कर सकते हैं। एक तीसरा मेरा Please. एक ऐसा It is not proper. तीसरा मेरा सुझाव है कि हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन ने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे विश्व ने मिलकर के तय किया। हमारी सुषमा जी ने उसके लिए बहुत अच्छा शब्द दिया, टिकाऊ विकास लक्ष्य। हिंदी में उन्होंने अच्छा उसका ट्रांसलेशन किया, सस्टेनेबल। ये तय होता है, सरकारें जाती हैं, अपना व्यू रखती हैं। क्या कभी सदन के सभी लोग सैटरडे को एक दिन ज्यादा बैठें कभी, और एक सत्र के दरमियान 1 या 2 दिवस हम सब मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय हुए, उसमें भारत की जो भूमिका है उसको चरितार्थ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कोई बहस कर सकते हैं। हमारे अपने एजेंडा के काम है बहुत है, लेकिन कोई पल हो जिसमें कोई राजनीति हो, सिर्फ राष्ट्रनीति, सिर्फ मानवतावाद, इसको लेकर के कुछ कर सकते हैं क्या? मैं आशा करूंगा कि इस पर सोचा जाए। उसी प्रकार से मैं 3 विषयों को, मैं 3 और बातों को आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सरकार ये हो या सरकार वो हो, लेकिन ये बात ना माननी पड़ेगी, भले शिक्षा ये राज्यों का विषय हो, लेकिन हमारी प्राथमिक शिक्षा का स्तर ये बहुत ही चिंता का विषय है, पीड़ा का विषय है। अगर हमारे देश की इन बालकों की जिंदगी पर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? उसी प्रकार से हम एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, COP21 ये सब करें, जरूर करेंगे, लेकिन पानी ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक जिम्मेवारी का काम है। उसी प्रकार से एक विषय जिससे हम सब लोग डरते हैं, डरने के कारण भी हैं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन न्याय में विलंब न्याय न देने के बराबर, ये हम सब बोलते हैं। आज भी हमारे लोअर कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है, क्या कभी सदन में बैठ के हम उसके रास्ते क्या हो, कैसे उपाय निकालें, इस प्रकार के 1-2 विषय हम तय करें और 6 महीने के पहले तय करें। हम एक्सपर्ट लोगों के पेपर्स मंगवाए, पेपर सर्कुलेट करें और बहुत ही क्वालिटेटिव बहस करके उसमें से कोई एक्शनेबल पॉइंट हम निकाल सकते हैं क्या? और वो इस सदन की मालिकी होगी, किसी सरकार की नहीं होगी। सरकार को गौरवगान करने के लिए नहीं होना चाहिए। इस सदन में यहां भी बहुत अनुभवी लोग बैठे, बहुत अनुभवी लोग बैठे, और इसलिए ऐसा एक सामूहिक चिंतन हो। और मुझे मालूम है सतपति जी ने पिछली बार एक अच्छा विषय रखा था कि क्यों न एक दिन सदस्यों का हो। मैं उसी बात को थोड़ा और स्ट्रक्चर वे में आज प्रस्तुत कर रहा हूं। मूल ये विचार मेरे मन में सतपति जी का भाषण सुना तब आया था और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम अगर इन चीजों को कर सकें तो शायद होगा। कभी कभी सदन को रोकने के संबंध में या हो हल्ला कर करके काम में रुकावटें करने से एक सार्वजनिक चर्चा होती है, ये होती है कि हम लोग कहेंगे देखो सरकार को काम नहीं करने देते, वो कहेंगे कि देखो सरकार हमको सुनती नहीं है। किसी को लगता है देखो हमने दिखा दी हमारी ताकत,
भले हम कम हैं लेकिन हम, ये सब चल रहा है। लेकिन एक और बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद है, ऐसे तेजस्वी सांसद है, और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, अगर वो बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा, ये चिंता सता रही है। ये इंफीरियरिटी है कि विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसद न बोल पाए, विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसदों की प्रतिभा का परिचय देश को न हो, इसलिए ये सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार दिखना नहीं चाहिए। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। इसलिए बहुत, अब जैसे इस बार संसद चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पिछले 2 सदन में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला, और इसलिए ये मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत स्टडी करके आते हैं हमारे विपक्ष के भी, छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मेरे मन में जब मैं कुछ पढ़ता रहता हूं तो कुछ बातें अच्छी लगती हैं। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चीख करके कहते हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही है। ये 1974 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपने, इंदिरा जी ने ये भाषण किया था, और इसलिए ये भी बात है कि हम कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते, और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। और इसलिए मैं एक पीड़ा कहना चाहता हूं।
हमारे देश में बहुत सी दिक्कतें हैं, ज्यादातर ऐसी है जो बहुत पुरानी है। गरीबी, पिछड़ापन, अंधविश्वास, कुछ गलत परंपराएं, कुछ समस्याएं विकास और तरक्की के साथ भी आई हैं। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से हो रहे बदलाव का विरोध। ये विरोध पढ़े लिखा तबका भी बहुत मुखर तरीके से करता है। जैसे ही कोई खास काम आगे बढ़ता है, 100 कारण बताए जाने लगते हैं कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मजबूत और ऊंची दीवार ने हम सबको चारों तरफ से घेर के रखा है। कितनी सटीक बात है। ये 1968 में इंदिरा गांधी ने कही थी। यहां पर कोई भी बात आई तो ये कहा जाता है कि ये तो हमारे समय का है, ये तो हमारी देन है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की तो देन है। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का। अब आपकी बात सही है कि मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? ये तो हमने नहीं बनाए, इसलिए तुमने 4 लाख बनाए। ये आप ही की तो देन है। बांग्लादेश की सीमा का विवाद, इतने दशकों के बाद बांग्लादेश सीमा का विवाद सुलझा। आप कह सकते हैं देखो, हमने अगर हमारे कार्यकाल में कर दिया होता तो मोदी, तुम्हारा अचीवमेंट कहां होता है? ये तो तुम्हारे लिए हमने छोड़ के गए थे, आप ही की तो देन है। अब आप ही की तो देन है। 18,000 गांव, 18,000 गांव आजादी के इतने सालों बाद अंधेरे में डूबे हुए हो, और अगर हम उन गांवों में बिजली पहुंचाए तो आप गर्व से कह सकते हो कि मोदी जी, ये 18,000 हमारी तो देन है, तभी तो आप कर रहे हो। और इसलिए ये आप ही की देन है, इसका मैं कोई इनकार नहीं कर सकता। 60 साल के आपके ही कारोबार का ये परिणाम है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसलिए कभी कभी बड़े गर्व के साथ मनरेगा की चर्चा होती है। मनरेगा की चर्चा होती है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं जरा कहना चाहता हूं, इसका इतिहास 50 साल पुराना है। लेकिन उसके पहले भी राजे रजवाड़ों के जमाने में भी ऐसी कुछ न कुछ बातें चलती थी। आप देखिए 1972 महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना 1972 में आई। 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP
ये 1980 में उसका रिकार्नेशन हुआ। 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया। ये सब इनकारनेशन होते गए, योजनाओं का पुनर्जन्म होता गया। उसके बाद 1989 में जवाहर रोजगार योजना JRY, ये मनरेगा का पिछले जन्म का नाम है। लेकिन मैं हैरान हूं, बाद में जवाहरलाल जी का नाम निकाल दिया गया और किसी और ने नहीं निकाला, उसी दल ने निकाला जो हमें कोसते रहते हैं। उसके बाद 1993 एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS, सुनिश्चित रोजगार योजना, ये आया। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उस समय इन सभी योजनाओं में से जो भी अच्छा था ले लेकर के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY ये शुरू हुआ। 2004 में फिर उसमें इनकारनेशन हुआ। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम आया। और उसके बाद इसने नया रूप 2006 में लिया, मनरेगा। और इसलिए पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। तो ये गरीबों की भलाई के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लगातार चलती रही है। ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी, चुनाव में भाषण करना अलग चीज है, तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। ये बात सही है कि मुझे यहां आने के बाद पता चला कि इतनी जड़ें जमाई है आपने, इतनी जड़ें जमाई है आपने। और इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। ये हमारा सफलता का स्मारक नहीं है, ये हम सबको स्वीकार करना होगा। और इसलिए ये हमारा दायित्व भी बनता है कि ये जो क्रमिक विकास चला है इस योजना का, उसको और अच्छी बनाए। उस जिम्मेवारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए हैं, इवन स्किल्ड लेबर को भी अनस्किल्ड होने में मजा आने लगा है। और इसलिए मैं जब कहता हूं कि हमारी विफलताओं का स्मारक है, इसका मतलब यही है कि गरीबी न होती तो इस नरेगा या मनरेगा की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये सच्चाई है और मैंने आकर के देखा कि ऐसी गरीबी की जड़ों को जमा दिया गया है कि उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है। और उसके लिए हम अभी जो फिलहाल जो योजना चली है उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करना, उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं आपके साथ 1000% सहमत हूं, मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। आप 2012 के CAG की रिपोर्ट को देख लीजिए, क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं।
कैसे भ्रष्टाचार ने इसके साथ जड़ें जमा दी हैं, कैसे गरीबों के नाम पर रुपये लूटे जा रहे हैं, इसकी उसमें चर्चा है। 2012 के सीएजी रिपोर्ट में चर्चा है। और इसलिए हमने उसमें से कुछ सीखने का प्रयास किया है और हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने का प्रयास करके उसमें जो चीजें थी उसमें से बाहर निकाल करके फुल प्रूफ कैसे बने, जरूरतमंदों को कैसे मिले, उस पर काम करेंगे। सीएजी ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया है और वो चौंकाने वाला है। हमारे देश में जिन राज्यों को हम गरीबों की श्रेणी में गिनते हैं, जहां गरीबों की संख्या ज्यादा है, सीएजी ने लिखा है कि जहां गरीबों की संख्या कम है और कुल मिलाकर के शासन व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से चली है, ऐसे राज्यों में नरेगा का, मनरेगा का मैक्सिमम उपयोग हुआ है। लेकिन जहां सचमुच में गरीबी है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां इसका कम से कम उपयोग हुआ है। मतलब ये गरीबों को टारगेट करके पहुंचाने में हम उतने सफल नहीं हुए हैं और इसलिए हमारी दायित्व बनता है कि हम इसको और अधिक परफेक्ट कैसे बनाएं, ताकि जिन राज्यों में गरीबों की संख्या की मात्रा ज्यादा है, जिस राज्यों की गरीबी ज्यादा है, ये उस तरफ कैसे जाए। समृद्ध राज्यों की क्षमता है इन सारी चीजों को व्यवस्था में पहने, हमने उस दिशा में हमने कोशिश की है कि ऐसे राज्यों को ये कैसे पहुंचे। हमने जैम योजना के साथ जनधन, आधार एंड मोबाइल, ये पैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पाई, उसकी दिशा में बड़ा अभियान चलाया है। तो उसके कारण बिचौलियों की संख्या नष्ट करने में शायद हमें सफलता मिलेगी। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जिस मनरेगा का हम इतनी बड़ी तारीफ करते हैं, सीएजी ने कहा है कि 7 साल के बाद भी 5 राज्य ऐसे थे जिन्होंने रूल्स भी नहीं बनाए। और दुख इस बात का है कि उन 5 राज्यों में 4 वो थे जो इस मनरेगा के गीत गाते हैं, कि जिन्होंने 7 साल के बाद भी रूल्स नहीं बनाए थे। और इसलिए इवन यूनियन टेरिटरीज, उसमें भी ये कठिनाई ध्यान में आई है। उसी प्रकार से 8 राज्यों में 4 ब्लॉक, लीजिए, ऐसा मत प्लीज, नहीं, ये ठीक नहीं, प्लीज प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। इतना ही नहीं, 100 दिन का हमारा लक्ष्य हम कभी भी पूरा नहीं कर पाए। एवरेज 30 दिन 40 दिन से गाड़ी अटक जाती है। हमने जिस प्रकार का उसका नया स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है, उसमें टारगेटेड हो, अधिकतम रोजगार मिले, अधिकतम दिवस तक रोजगार मिले, बिचौलिए समाप्त हो, पाई पाई का सही उपयोग हो और उसकी ऑडिट की व्यवस्था हो। इस दिशा में हमने भरपूर प्रयास किया है और इसलिए मुझे विश्वास है आज श्रमिकों के बैंक डाकघर खातों में सीधे अंतरण के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये पैसे जाते हैं। 94% श्रमिकों को इसी माध्यम से भुगतान करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ कभी न कभी ये सदन सिर्फ इस ईर्ष्या भाव से काम करने के लिए नहीं है।
कि मेरे से तेरी सफेद ज्यादा, सर्फ ज्यादा सफेद क्यों है। ये ईर्ष्या भाव के लिए नहीं है। मैं मानता हूं जो आलोचना हो रही है हमारी, माननीय अध्यक्षा जी, आलोचना इस बात के लिए नहीं हो रही है कि हमने कुछ गलत किया है। चिंता इस बात की है कि तुम हमसे अच्छा क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये चिंता का विषय सता रहा है और इसलिए परेशानी हो रही है। जो 60 साल में नहीं कर पाए वो आप कैसे कर लेते हो, ये चिंता का विषय है। और योजनाएं कैसी होती है, लंबे अरसे तक कैसा लाभ करती है। इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास को भी मैं निमंत्रित करता हूं कि 2 योजनाओं का एक कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत है। एक अटल जी के समय शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और दूसरी ये हमारी मनरेगा। आप एनालिसिस देखोगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उन राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है जो कुल मिलाकर के गरीबी की श्रेणी में आते हैं। रोड बनता है तो रोजगार भी आता है, रोड बनता है तो सुविधा भी आती है, और उसके कारण एजुकेशन में, हेल्थ में, व्यापार में भी एक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी भारत सरकार के पैसे गए, मनरेगा में भी गए, लेकिन एसेट क्रिएशन हुआ, और इसलिए उसमें से सीख करके हम मनरेगा को भी एसेट क्रिएशन के पर बल दे रहे हैं। उसमें भी पानी पर सबसे ज्यादा हम बल दे रहे हैं और उसका परिणाम मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं और हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे मल्लिकार्जुन जी ने फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर के, एक्ट को लेकर के, और मैंने देखा है कि गुजरात की बात आए तो बड़ा ही मजा आ जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है, और फिर कहने को और कुछ होता नहीं तो घूम फिर करके। तो ये आपकी बैंकरप्सी है, मैं जानता हूं कि आपके पास और कुछ है नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जी, जिस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आप इतने गीत गाते हैं और हमें बार बार सुनाते हैं कि हम लाए, हम लाए, हम लाए, हम 2014 मई में आए। अध्यक्ष महोदय जी, मई 2014 तक सिर्फ 11 राज्यों ने हड़बड़ी में, उसमें जो अपेक्षाएं थी ऐसी किसी व्यवस्था को पूर्त किए बिना कागज पे लिख दिया था कि स्वीकार करें। जिस बात को लेकर के हम इतनी बातें करते हैं उसकी ये दुर्दशा थी। इतना ही नहीं, आज मैं अभी जो खड़ा हुआ हूं ना, तब की मैं बात बताना चाहता हूं। आज भी 4 राज्य ऐसे हैं, कुल 8, 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें आज भी ये फूड सिक्योरिटी एक्ट का नामो निशान नहीं है, और उसमें आपके द्वारा शासित राज्य हैं केरल, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, और इसलिए गुजरात ने अब कर लिया, और उन्होंने जिन बारीकियों को पूरा किया है, जरा स्टडी करने जाना चाहिए। आपने जाना, आपकी एक पूरी टीम भेजिए। आप केरल में चुनाव में जा रहे हो, आप जीत ताम जाम से बातें कर रहे हो, केरल की जनता आपसे जवाब मांगेगी कि आपने ये जिस एक्ट को लेकर के इतनी बड़ी बातें की, केरल उस एक्ट से वंचित क्यों रखा है, अरुणाचल प्रदेश क्यों रखा था, मिजोरम क्यों रखा था, मणिपुर क्यों रखा था। 8 राज्य बाकी, उसमें 4 राज्य आपके हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम कहते बहुत हैं, लेकिन कभी कभी आप सभी महानुभाव, जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात आई थी तो जब वेंकैया जी बोल रहे थे तो हमारे सौगत राय जी खड़े हो गए थे। वैसे वो फटाफट खड़े हो जाते हैं और जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनके दल वाले भी देखते क्या करेंगे, बता रही है।
स्वागत राय जी ने कहा कि भाई ये किसान फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो सिर्फ 45 डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो एक जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं स्वागत राय, ये 1 अप्रैल से देश के सभी गांव, सभी किसानों के लिए लागू होगा। लेकिन इस योजना की एक और ब्यूटी है जिसकी तरफ में आपका, और जो 45 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने ली है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सफलता मिले ना मिले, लोगों को पसंद आए ना, 50 विषय होते हैं। हमने ये कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ कोई 2 चीजें और इंश्योरेंस में आप जोड़ सकते हैं क्या, और उसके लिए हमने किसानों को 7 ऑल्टरनेट इन 45 जिलों में एक प्रायोगिक रूप में देने का तय किया है। एक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। दूसरी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तीसरी, छात्र सुरक्षा योजना। चौथी, घर अग्नि दुर्घटना बीमा योजना। 5वीं, कृषि संयंत्र पंप सेट बीमा योजना। 6वीं, ट्रैक्टर बीमा योजना। और 7वीं, मोटर बाइक बीमा योजना। ये किसान के साथ जुड़ी हुई 7 चीजें हैं। अगर वो फसल बीमा के साथ क्या उसको सूट करता है इसमें से कोई 2 चीज लेना, तो कम प्रीमियम में उसको एक अतिरिक्त बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि तो उसके पंप खराब हो जाते हैं। इसलिए प्रायोगिक रूप से इंश्योरेंस कंपनियों को जरूर दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने बड़ा आग्रह किया है। एक प्रयोग है, मैं सांसदों से भी आग्रह करूंगा कि इस पर वो जरा तरासें, अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे। लेकिन इस तर्थ में था 45 डिस्ट्रिक्ट वाला ट्रायल, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वो नहीं था। कभी कभी कहा जाता है कि ये तो हमारा था, ये तो भैया मैं कैसे कह सकता हूं, रेल मैंने शुरू की। आप कह सकते हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, हम में वो हिम्मत नहीं है। और इसलिए यूपीए के 10 साल रेलवे, सुरेश जी हूं, औसत सालाना खर्च रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 9,291 करोड़ रुपीस। हमारे इस 2 साल में 32,587 करोड़ रुपीस। प्रति वर्ष औसत लाइनों का कमीशनिंग, हमने लाइनें कितनी बिछाई? यूपीए 1 एवरेज है 1,477 किलोमीटर। यूपीए 2 थोड़ा सुधार हुआ, 1,520 किलोमीटर। एनडीए 2,292, राउंड अबाउट 2,300। काम कैसे होता है, गति कैसे लाई जा सकती है, एक परफॉर्म करने वाली सरकार कैसी होती है, संसाधन यही थे, रेल की प्रक्रिया वही थी, डिपार्टमेंट वही थे, मुलाजिम वही थे, कानून व्यवस्थाएं वही थी। ये जीता जागता उदाहरण, और मैं हर क्षेत्र में ये दिखा सकता हूं। लेकिन राष्ट्रपति जी के भाषण के संदर्भ में और अधिक न कहते हुए मैंने ये कहा है, एक विषय, अरे बैठिए भाई, Madam Speaker, you have to name him. What is this? Nothing will go on record. बुरिया जी का हो गया, बैठिए। Yes, please, please. बुरिया जी मत बोलिए ज्यादा, मैं भी यहाँ बैठी हूँ आपके क्षेत्र की। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, एक बात हमेशा ही चर्चा में रहती है
फाइनेंस के संबंध में, वो ये रहती है कि राज्यों को पैसा कम कर दिया, डिगना किया, फलाना किया। एक ऐसी पवित्र जगह है कि मुझे देश के सामने ये चीजें रखना बहुत जरूरी लगता है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद 2015-16 से राज्यों को 2014-15 की तुलना में केंद्र से अधिक वित्तीय संसाधन दिए जा रहे हैं। राज्यों को वित्तीय संसाधन 3 मुख्य हेडिंग के अंतर्गत दिए जाते हैं। केंद्रीय करों में राज्य का सरकार का हिस्सा, नॉन प्लान ग्रांट्स एवं राज्यों के प्लान के लिए केंद्र की सहायता। केंद्र से राज्य सरकारों को वर्ष 2014-15 में कुल 6,78,819 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। रिवाइज्ड एस्टीमेट 2015-16 के अनुसार राज्यों को 8,20,133 करोड़ रुपए की राशि दी गई। 2015-16 की राशि 2014-15 की राशि से 1,41,314 करोड़ रुपए 1,41,314 करोड़ रुपए ज्यादा है। इन तीनों हेडिंग के अंतर्गत मिल रही राशि पिछले वर्ष की तुलना में 20.8% ज्यादा है। और इसलिए ये जो बिना कारण हकीकतों को न कहते हुए बिना कारण चीजें चलाने की जो कोशिश हो रही है, मैं समझता हूं कि उसको जरा समझने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारा देश लोकतंत्र से विश्वास करने वाला देश रहा है, लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध देश रहा है। लेकिन हम जानते हैं इस देश में सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग आंसरेबल हैं। कोई भी व्यक्ति हमें सवाल पूछ सकता है, पूछने का उसका हक है। लेकिन कुछ है जो जवाबदेह नहीं है, न ही कोई उनको पूछने की हिम्मत करता है, न ही उनको कुछ कहने की किसी की ताकत है। और जो करने जाते हैं उनका क्या हाल होता है वो मैंने देख चुका हूं। लेकिन मैं घटना का सिर्फ जिक्र करना चाहता हूं, अर्थ आप लोग लगाइए। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान खुश्चेव जब स्टालिन की मृत्यु हो गई, वो उनके साथी थे, तो स्टालिन की मृत्यु के बाद ये जहां जाते थे खुश्चेव स्टालिन की बड़ी आलोचना करते थे, बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करते थे, कुछ भी कहते थे। और ये हर जगह पे वो करते थे। तो एक बार एक सभागृह में खुश्चेव अपनी बात बता रहे थे और स्टालिन को उन्होंने जम करके अपना ही पूर्व के नेता को उनकी मृत्यु के बाद बहुत कोसा। एक नौजवान खड़ा हो गया पीछे से, उसने कहा मिस्टर खुश्चेव मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बोले आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो उसके विरुद्ध, जब वो जिंदा थे आप उनके साथ काम करते थे, तब आपने क्या किया? ये जो हालत पैदा हुई आपने क्या किया? सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। जब सभागृह में सन्नाटा छा गया और कुछ पल के बाद खुश्चेव ने कहा जिसने सवाल खड़ा किया है वो जरा खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें जवाब मिल गया? तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। और इसलिए इसको समझने में देर लगेगी,
लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपको तो शायद थोड़ा समझ आ जाएगा, औरों के लिए मैं नहीं कह सकता। हमारे यहां कभी कभी शास्त्रों में, लोकोक्तियों में कई बातें बड़ी अच्छी कही जाती है, और उसमें पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने की कुशलता वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु जो खुद वैसा आचरण करे वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मैं लगातार आप सबके द्वारा उपदेश सुनता रहा हूं, सलाह सुनता रहा हूं, आलोचना झेलता रहा हूं, आलोचना से ज्यादा आरोप सह रहा हूं। ये सब चल रहा है, और मुझे क्या हुआ है कि 14 साल के काम काफी कुछ मैं इससे जीना सीख चुका हूं, इससे जीना सीख चुका हूं। लेकिन ये देश उस बात को कभी नहीं भुला सकता है। अध्यक्ष महोदय, 27 सितंबर 2013 हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बायलैटरल टॉक होना था। देश के सम्मानीय नेता थे। हिंदुस्तान की कैबिनेट, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गणमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे। उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितंबर 2013 पत्रकार परिषद में फाड़ दिया गया था। ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था। अपनों से बड़ों का मान, सम्मान, आदर, मैं बहुत आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मुलायम सिंह और हम दो छोर पे खड़े नेता हैं। मेरी एक बात को वो नहीं स्वीकार सकते, मैं उनकी एक बात को नहीं स्वीकार सकता, एक्सेप्ट लोहिया जी के विचार को, कि मैं ऐसी जगह पे पैदा हुआ हूं, मुझे लोहिया जी पसंद आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने जनता को वादे करते हुए अपना एक पर्चा निकाला हुआ था कि हम बिहार के, उत्तर प्रदेश के लिए ये करेंगे, ये करेंगे। मुलायम सिंह जी हमें पसंद हो या न हो, लेकिन बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। सार्वजनिक सभा में मुलायम सिंह जी के विचारों को फाड़ दिया गया है। और फिर मुझे बार बार याद आता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचार हिते नर न घनेरे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, देश लोकतंत्र में आगे बढ़ने के लिए जितना हमारे सामने एक आवश्यकता मुझे लगती है, मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं शायद हम सबको पसंद आएगी। मैं छोटा था तो मैं जिस गांव में बड़ा हुआ, हमारे यहाँ एक एमएलए थे, वो कभी हारते ही नहीं थे, हम हमेशा जीतते थे। लेकिन वो जाते थे ट्रेन में तो हम भी कोशिश करते उनको चाय पिलाएं, क्योंकि वरना कोई मुसीबत आ जाए फिर रेलवे में, तो हम उनको संभालते थे। तो हम देख रहे थे कि हमारे देश में उनसे कभी मैंने एक बार शब्द सुना, एलएक्यू। अब हमें एलएक्यू क्या होता है समझ नहीं था, लेकिन जब आगे दिन बीतते गए तो पता चला वो एलएक्यू वाला वो था। मैं देख रहा था कोई एलएक्यू आ जाए तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी कांप जाती थी।
नीचे से ऊपर तक अफसर परेशान रहते हैं, क्योंकि असेंबली में या संसद में सवाल आ गया। एक घबराहट का माहौल था। सदन में भी कभी किसी सब्जेक्ट की डिबेट होती थी तो अफसरों को चिंता रहती थी, पता नहीं क्या होगा। हमारे लोकतंत्र में और संसदीय कार्रवाई को हम कहां ले गए कि आज न हमारे सांसदों के सवालों से प्रशासन के किसी भी अफसर को पसीना आता हो, चिंता नहीं होती। हमने हमारी इस कार्यवाही को कहां ले गए कि हमारे अफसरों को कोई डर नहीं रहा है। ये सवाल इस सरकार का उस सरकार का नहीं है। काल क्रम से ये डिटोरिएशन हुआ है। जब संसद के अंदर भले ही प्रतिपक्ष का एक ही अकेला संसद क्यों न हो, उसके दल का और कोई भी सदस्य न हो, लेकिन सरकारी मुलाजिमों के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए वो प्रधानमंत्री से कम नहीं हो सकता है। लेकिन आज मैं चाहता हूं हम लोग तय करें, तू मैं हम करेंगे। आप मुझे कोसेंगे, मैं आपको कोसूंगा, और अफसर ताली बजाते हैं, मजा लेते हैं। यह लंबे अरसे की बीमारी आई है। इस सदन में विपक्ष का शब्द की उनके लिए महत्वपूर्ण हो। ये जनप्रतिनिधि है, ये देश के लोग हैं। ये स्थिति लानी है तो ये हम तू मैं करके जो स्कोरिंग करते हैं, मीडिया में छा जाते हैं, हमको लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अफसरशाही की अकाउंटेबिलिटी खत्म होती जा रही है। लोकतंत्र में हम लोग तो हर 5 साल जनता को हिसाब देंगे, आएंगे नहीं आएंगे चलता रहेगा, लेकिन उनका हिसाब लेने के लिए यही एक जगह है। और इसलिए हमारी संसदीय कार्य प्रणाली में हम सभी को, सभी सदस्यों को, एक क्यों न हो, वो प्रधानमंत्री से कम नहीं है। और इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी कैसे हम बढ़ाएं। ये जब तक हम मिलकर के नहीं करेंगे, ये अकाउंटेबिलिटी संभव नहीं होगी। और तब एक सरकार को गालियां पड़ेगी, दूसरी सरकार आएगी, उनकी मजा लेना बंद नहीं होगा। हमारे सामने चुनौती है, मैं मानता हूं, और इस चुनौती को हमने पूरा करने की दिशा में एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। इसमें आपको भी ये भुगतना पड़ा है। मैं तो लंबे समय तक इस काम को करके आया हूं, तो मुझे मालूम है। मैं किसी का दोष नहीं देता हूं, लेकिन ये हम अखबार में क्या छपेगा उसकी चिंता में, तू मैं में लगे रहते हैं। उसके कारण लाखों मुलाजिम है, लाखों, अरबों खरबों रुपयों का तनख्वाह जा रहा है। योजनाओं की कमी नहीं है, न आपके समय कमी थी, न मेरे समय कमी है। सवाल यह है कि हम वो कैसे लाए। इस सदन में एक और बात है, भारत जैसे लोकतंत्र में हम देश के नागरिकों को अफसरशाही के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें हमारे 125 करोड़ देशवासियों पर भरोसा करना होगा, उस पर हमने विश्वास करना होगा। और एक बार अगर हम 125 करोड़ देशवासियों पर विश्वास करके चलेंगे, मुझे विश्वास है कि ये देश का नागरिक हमसे कोई बहुत नहीं मांग रहा है, वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हमने उस दिशा में कुछ प्रयास किए, वो बहुत बड़े हैं ऐसा मेरा दावा नहीं है, लेकिन उस दिशा में जाना है। हमने छोटे मुलाजिमों के लिए इंटरव्यू क्यों बंद किया? इसलिए कि हमें उस नागरिक पे भरोसा करना सीखना है। हमने नागरिकों को, बेचारों को जेरोक्स के जमाने में भी
गैजेटेड ऑफिसर के पास सिग्नेचर लेने जाना और कभी एमपी एमएलए के घर के पास कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था और एमपी एमएलए उसका चेहरा भी नहीं देखता था। एक छोटा सा लड़का होता था, सब पे मार मार करके दे रहा था। हमारे उस 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे पर तो भरोसा था, लेकिन उस नागरिक पर हमारा भरोसा नहीं था। हमने उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि नागरिक पर भरोसा होना चाहिए। जब फाइनल जॉब लेगा, आएगा, अपने दिखाएगा। अभी हमने बजट में बहुत बड़ी अहम बात रखी है कि 2 करोड़ रुपए तक हम कुछ नहीं पूछेंगे, आप जो चाहो हम दे दो, हम ले लेंगे। विश्वास बढ़ाने का माहौल बढ़ाना है। ऐसे कोई नए सुझाव है तो आप जरूर दीजिए। मैं चाहूंगा कि सरकार आदत डाले। ये सरकार को भी कल सुधरना चाहिए, इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए। और आपकी मदद के बिना नहीं आएंगे जी। आपकी मदद चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके अनुभव का मुझे लाभ चाहिए। मैं नया हूं, आप अनुभवी लोग हैं। आइए कंधे से कंधा मिलाकर के हम चलें और कुछ अच्छा काम कर करके देश के लिए दे करके जाएं। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी कि देश अजरामर है, देश रहने वाला है और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदर पूर्वक मैं अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I shall now put all the amendments which have been moved together to the vote of the House. No? Okay? But no speech, only numbers you have to say, amendment numbers. No, Madam. What's it? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने शुरुआत करी। उसके बाद एक एक करके वो विपक्ष की सभी बातों का जवाब देते गए। कल राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि चिंता विपक्ष को इस बात की नहीं है कि देश किस तरह से आगे बढ़ेगा। चिंता विपक्ष को इस बात की है कि हम क्यों इतना अच्छा और कैसे कर पा रहे हैं। जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए विपक्ष को पूरा सहयोग देना चाहिए। जिस तरह से संसद में गतिरोध चल रहा है वो देश के लिए हित में नहीं है, साथ ही जो सत्ता पक्ष है उसके लिए हित में नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा ये विनाशकारी है विपक्ष के लिए। लेकिन पीएम का राहुल गांधी पर निशाना रहा। उन्होंने कहा कि इशारों में उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों की उम्र बढ़ती है लेकिन समझदारी नहीं बढ़ती। जब तक समझ बढ़ती है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। कुछ सांसद मनोरंजन भी करते हैं, अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिनके बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं होती या फिर उन्होंने पढ़ा नहीं होता। इशारों में उन्होंने कल की राहुल गांधी की बातों का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कई ऐसी योजनाओं का जिक्र किया और बिलों का जिक्र किया जिनका पास होना जरूरी है। खास तौर पर वाटर बिल की बात कही गई, जीएसटी बिल की बात कही गई कि उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से ये बिल पेंडिंग है, इन्हें पारित किया जाना चाहिए क्योंकि ये देश हित में है। उसके बाद आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कई ऐसे भाषणों का उदाहरण दिया जिसमें हमेशा यही बात कही गई कि देश हित को आगे रखें। कांग्रेस ने गरीबी की जड़ें जमा दी हैं और इन्हीं जड़ों को उखाड़ने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने कहा है कि देश में जिस तरह से गरीबी देखी जा रही है उसका श्रेय कांग्रेस और यूपीए सरकार को जाता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। बड़े जो बात कहते हैं उन्हें सुना जाना चाहिए और सम्मानजनक तौर पर उसे देखा जाना चाहिए। 2013 में अध्यादेश फाड़ने का जिक्र किया गया प्रधानमंत्री की ओर से और उन्होंने कहा कि दूसरों को उपदेश देना आसान है लेकिन उसे अमल में लाना मुश्किल। प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो गुजरात का जिक्र होता है, ये आपके दिवालियेपन का प्रतीक है। साथ ही वाजपेयी जी के समय शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फायदा उन्होंने कहा कि उन राज्यों को ज्यादा मिला है जो गरीब थे। केंद्र का पैसा मनरेगा को भी गया और सड़क योजना को भी गया, लेकिन सड़कों की निर्माण योजना के जरिए विकास हुआ है। और उन्होंने साथ ही उदाहरण भी दिया कि किस तरह से रेल परियोजना यूपीए सरकार के समय पर कैसी थी और अब उनके सरकार के समय पर कैसी है। ये भी इसलिए ताकि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके।
सदन एक ऐसा फोरम है जहां तर्क रखे जाते हैं, जहां तीखे जवाब दिए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार पर सवाल किए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार को अपना बचाव करना होता है, अपने पक्ष में सफाई देनी होती है। बहस के दौरान किसी को बख्शा नहीं जाता और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे और साथ ही साख भी बना पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। मैं इस सदन में मौजूद सभी दलों को अहम बिल पास कराने में मदद का न्योता देता हूं। और जब मैं इस सदन कहता हूं मतलब दोनों सदन। ये बिल लोगों के लिए है। ये बिल इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से दलालों को खत्म किया जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि जमीनी स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि योजनाओं में आम जनता की भूमिका बढ़ाई जा सके, सामाजिक न्याय में, विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। ये बिल इस लोकतंत्र की बुनियाद को मदद करने के लिए है। ये भी नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा, ये भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा है और हमने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो सांसदों को गरिमापूर्ण आचरण की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उपदेश उनका नहीं है, दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से अध्यादेश फाड़ा जाता है संसद के भीतर बिना नाम लिए हुए, उन्होंने इशारों में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बचना चाहिए। ये देश उस बात को कभी नहीं भुला सकता है। अध्यक्ष महोदय, 27 सितंबर 2013 हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बायलैटरल टॉक होना था। देश के सम्मानीय नेता थे। हिंदुस्तान की कैबिनेट जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गणमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे। उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितंबर 2013 पत्रकार परिषद में फाड़ दिया गया था। ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था। अपनों से बड़ों का मान, सम्मान, आदर मैं बहुत। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए एक नहीं कई बार निशाना साधा। आइए आपको दिखाते हैं राहुल पर कब कब उन्होंने वार किया। मैं देख रहा हूं बहुत स्टडी करके आते हैं। हमारे विपक्ष के भी छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं कि हम कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाएं, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं।
ना मेक इन इंडिया की मिठाई उठा रहे। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी जैसा बिल आम लोगों के लिए है, इन बिलों को रोकना देश हित में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी, उपभोक्ता कानून जैसे लोक महत्व के जो बिल हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, उन्हें जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिए। जीएसटी भी हम कल से सुन रहे हैं, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। ये भी तो आप ही का है, जीएसटी बिल आप ही का है। तो यहाँ तो पास हो गया और उसको रोका जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, ये कौन कंज्यूमर है, उससे रोका गया है। तो पीएम ने कहा कि गरीबी कांग्रेस की देन है और इसे खत्म करने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर हर चीज कांग्रेस की देन है तो गरीबी भी उन्हीं की देन है और ये अब सिस्टम और जड़ों तक जा पहुंची है। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys,